नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की ओर से संचालित आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम 1857 ईस्वी के विद्रोह के विभिन्न कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण तथा सैनिक कारण हैं। आइए सबसे पहले राजनीतिक कारणों के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नैतिक अनैतिक हर प्रकार की नीतियां अपनाते हुए भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई तथा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति से भारतीय राजाओं के मन में भय उत्पन्न हो गया कि अंग्रेज धीरे धीरे उनके सभी राज्यों को समाप्त कर देंगे। कुछ अंग्रेज पदाधिकारियों के वक्तव्य भी इस दिशा की ओर संकेत कर रहे थे। जैसे सर चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का बादशाह बन जाऊं तो भारत में एक भी भारतीय नरेश ऐसा नहीं रहेगा, निजाम का कोई नाम भी नहीं सुनेगा तथा नेपाल हमारा होगा। जिन व्यक्तियों की नीतियों के कारण सर्वाधिक असंतोष फैला उसमें दो के प्रमुख नाम आते हैं। एक आता है लॉर्ड वेल्लेस्ली और दूसरा आता है लॉर्ड डलहौजी। जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने सहायक संधि व्यवस्था के आधार पर साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। इस नीति को सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम ने अपनाया था। उसके पश्चात धीरे धीरे करके विभिन्न रियासतों के ऊपर इस संधि को लादा गया, जिनमें प्रमुख थे मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले और सिंधिया। इस संधि से भी अधिक जिस व्यवस्था ने भारतीय राजाओं के मन में असंतोष उत्पन्न किया वो थी लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, यानी गोद निषेध प्रथा की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का पालन करते हुए सतारा, जैतपुर व संबलपुर, बाघाट, उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में था, झांसी तथा नागपुर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसके अलावा फरवरी 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध के विलय से अवध की जनता में अंग्रेजों के प्रति अत्यधिक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। एक तरफ जहां ईस्ट इंडिया कंपनी येन प्रकरण अपने साम्राज्य का विस्तार करे जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुगल बादशाह के प्रति ब्रिटिश प्रशासकों की नीति भी उचित नहीं थी। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने मुगल बादशाह को सिक्कों पर से नाम उसका हटा दिया था। इसके पश्चात डलहौजी ने बहादुर शाह को दिल्ली का लाल किला खाली करने तथा मेहरौली में जाकर रहने के लिए कहा। कैनिंग ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह के पश्चात मुगल सम्राट या जो मुगल शासक हैं उनको सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया जाएगा। अंग्रेजों की इस नीति से मुसलमान अत्यधिक असंतुष्ट हो रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि एक तो भावनात्मक रूप से मुगल सम्राट के साथ जुड़े हुए थे और दूसरा उनको ये लग रहा था कि मुगल शासन या सम्राट का पद समाप्त होने से उनका साम्राज्य भी समाप्त हो रहा है। अब दूसरा कारण की तरफ देखते हैं, वो है प्रशासनिक कारण। राजनीतिक कारणों के साथ साथ प्रशासनिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। 1858 में
सर सैयद अहमद खान ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद लिखी थी और उसमें घोषणा की थी कि 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण भारतीयों को प्रशासन तंत्र में उच्च पदों पर नियुक्त न करना था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था पहले वाली शासन व्यवस्था से, अर्थात जो राजाओं के समय प्रचलित थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, उससे कई अर्थों में भिन्न थी, इसलिए इसको नवीन शासन पद्धति भी कहा जाता है। इस नवीन शासन पद्धति से उच्च वर्गों को विशेष रूप से हानि हुई, जैसे जागीरदार, तालुकेदार, राजवंश के व्यक्ति जो शासन से संबंधित थे और जिन्हें विशेष प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते थे वो हटा दिए गए, जिससे ये सभी लोग अंग्रेज़ों से असंतुष्ट हो गए। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने न्याय व्यवस्था जो स्थापित की वो भारतीयों की भावनाओं के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि एक तो इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था, दूसरा एक खर्चीली थी और तीसरा न्याय भी देरी से मिलता था। इसके अलावा अवध के जो तालुकेदार थे वो भी अंग्रेज़ों की लगान संबंध नीति से काफ़ी असंतुष्ट थे और अवध के तालुकेदारों ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बारे में सर हेनरी लॉरेंस ने कहा था कि ये जैक्सन, जॉन लॉरेंस, थॉमसन और एडमंस्टन जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को इस स्थिति में ला दिया है, अर्थात कि उनकी नीतियों के कारण ही इतना बड़ा असंतोष जागीरदारों में, तालुकेदारों में उत्पन्न हुआ है। आइए अब आगे देखते हैं आर्थिक कारण। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख केंद्र थे, कृषि, व्यापार और उद्योग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विभेदकारी नीतियों के कारण तथा अधिकतम राजस्व व धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। जहाँ तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने अत्यधिक भू राजस्व प्राप्त करने की नीति अपनाई तथा इसके लिए 3 प्रमुख नीति अपनाई: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेज़ों द्वारा इन कृषि नीतियों के माध्यम से अत्यधिक लगान किसानों से वसूल किया गया। फिर आता है कुटीर उद्योगों का पतन। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण भारत के जो पारंपरिक उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प थे, वो नष्ट हो गए। सूती वस्त्र उद्योग के नष्ट होने से ढाका, जो कि उस समय भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, वो बर्बाद हो गया तथा अन्य प्रमुख केंद्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, जिनमें मुर्शिदाबाद और सूरत प्रमुख हैं। अंग्रेज़ों ने न केवल कृषि और कुटीर उद्योगों को समाप्त किया, बल्कि उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में भी विभेदकारी नीतियों को अपनाया। उदाहरण के लिए 19वीं सदी की शुरुआत से भारतीय मलमल और सूती कपड़े पर इंग्लैंड में क्रमशः 27% और 71% शुल्क लिया जाता था और रेशमी कपड़े पर 90% लिया जाता था, जबकि भारत आने वाले इंग्लैंड के निर्मित कपड़ों पर केवल 3.5% तथा ऊनी कपड़ों पर 2% कर लिया जाता था। इन विभेदकारी नियमों का प्रमुख उद्देश्य भारतीय वस्त्रों को विश्व मंडी में पहुंचने से रोकना तथा भारतीय वस्त्रों की इंग्लैंड के वस्त्रों के साथ, वस्त्र उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना था। इस प्रकार इन आर्थिक नीतियों से भी आम जन, विशेष रूप से किसान, बहुत असंतुष्ट हैं। फिर आता सामाजिक और आर्थिक कारण। इसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीयों को अपने से श्रेष्ठ समझते थे। चूंकि उन्होंने भारत को विजित किया था, इसलिए वो स्वयं को विजेता नस्ल का मानते थे तथा भारतीयों के प्रति
नस्लीय टिप्पणियां करते थे। आपको जानकर ताजुब होगा कि उस समय रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भारतीय यात्रा नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे और न किसी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग लेते थे। यूरोपियन व्यवसायों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों में भारतीय प्रवेश नहीं कर सकते थे। इनके बाहर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर प्रोहिबिटेड, कि इनमें कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। जहां एक तरफ ब्रिटिश अधिकारी नस्लीय भावना से प्रेरित थे, वहीं ईसाई धर्म प्रचारकों की भूमिका भी संदिग्ध रही। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म की स्थापना को प्रोत्साहन नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ईसाई पादरियों की सहायता की। छात्र याद रखेंगे कि 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की अनुमति मिल गई थी और अब इन पादरियों का एकमात्र लक्ष्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की नीति अपनाई गई ताकि लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे शिक्षा के माध्यम से, अकाल के समय सहायता करके, हिंदू देव देवताओं की आलोचना करके, या मुस्लिम जो धर्म से संबंधित है उनकी आलोचना करके, सेना में अधिकारियों को, सैनिकों को हतोत्साहित करके, विभिन्न तरीकों से उन्होंने ईसाई धर्म प्रचार करने का प्रयास किया, जिससे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। दूसरी तरफ इस समय ब्रिटिश सरकार ने कई ऐसे सामाजिक व धार्मिक सुधारों को लागू किया व अपना समर्थन दिया जिनसे भारतीयों में उनके प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ, जैसे सती प्रथा है, विवाह अधिनियम से संबंधित है। इस प्रकार भारतीयों में उनके प्रति असंतोष बढ़ा। एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ था 1850 ईस्वी में, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। इसे लैक्स लोकी अधिनियम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना था। इस अधिनियम से पहले यह व्यवस्था बनी हुई थी कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था तो उसको संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे पैतृक संपत्ति से अलग नहीं किया जाएगा। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की ईसाई धर्म के प्रति भावना को दर्शाता है। आइए अब लास्ट में देखते हैं सैनिक कांड। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारी संख्या में भारतीय सैनिक भर्ती थे, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के कारण इन सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। 1857 का विद्रोह पहला विद्रोह नहीं था जिसमें सैनिकों ने असंतोष किया व विद्रोह किया। इससे पहले भी समय समय पर सेना में विद्रोह हुए थे जिनको समय रहते दबा दिया गया था तथा वो व्यापक रूप धारण नहीं कर सके थे, लेकिन इस बार विद्रोह ने व्यापक रूप धारण किया। इसके प्रमुख कारणों में आता है, एक तो अवध का विलय, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सर्वाधिक लोग बंगाल व अवध से आते थे तथा जब अंग्रेजों ने फरवरी 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह का कुशासन के आधार पर गद्दी से हटाकर अवध का विलय किया तो सैनिकों में अत्यधिक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। फिर आता है निम्न वेतन। इस समय भारतीय अधिकारियों को या कर्मचारियों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता था। उन्हें लगभग 7 रुपये महीना वेतन मिलता था तथा उनके लिए पदोन्नति के अवसर भी बहुत सीमित थे। एक भारतीय सेना में अधिकतम सूबेदार के पद तक पहुंच सकता था। फिर 1856 का भर्ती अधिनियम, ये एक महत्वपूर्ण है जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था।
इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह थी कि इस अधिनियम द्वारा निश्चित किया गया कि बंगाल की सेना में जितने भी नवीन सैनिक भर्ती किए जाएंगे, उन सैनिकों को सेवा के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है, अर्थात समुद्र पार करने पर भी उनको भेजा जा सकता है। लेकिन इससे सैनिकों में असंतोष था, क्योंकि समुद्र पार करने से उन्हें अपनी जाति बहिष्कृत होने का डर था। 1854 में एक डागर अधिनियम बनाकर सैनिकों को निःशुल्क पत्र व्यवहार की सुविधा को समाप्त कर दिया गया। इस समय सेना में भारतीयों की तुलना अंग्रेजों की तुलना में बहुत अधिक थी। 1856 में भारतीय सेना में 2,33,000 भारतीय थे, जबकि अंग्रेज सैनिक 45,322 थे। अंग्रेज अफसरों की संख्या और भी कम थी। इस जो सैनिक संतुलन की स्थिति थी, इसने भी भारतीयों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तात्कालिक कारण आता है चर्बी वाले कारतूस। 1856 ईस्वी में भारत सरकार ने पुरानी ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इस राइफल के प्रशिक्षण का प्रबंध दमदम, अंबाला और सियालकोट में किया गया। इस राइफल में जो कारतूस होते थे, उनको राइफल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह खबर फैल गई कि इस जो एनफील्ड राइफल है, इनके कारतूसों को बनाने में चर्बी बनाने में सूअर व गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ है, तथा अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। इस कारण जोश में आकर मंगल पांडे ने इस क्रांति को एक प्रकार से शुरू किया, जबकि वास्तविक रूप से ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई को। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।